सेमीकंडक्टर के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दो रजिस्टेंसेज हैं 5 किलो ओम के दोनों, और करंट पॉइंट ए से पॉइंट बी की ओर आ रही है। फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में डायोड पर जो पोटेंशियल ड्रॉप बताया जा रहा है क्वेश्चन में, वो 0.3 वोल्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग ब्रांच रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दूसरा मेथड भी लगाया जा सकता है, लेकिन ब्रांच रूल का यूज़ कर सकते हैं, या कोई दूसरा मेथड आप लोग लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। तो हम लोग ए से बी तक ब्रांच रूल लगाने जा रहे हैं। वी ए माइनस आई आर वन, करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, इसीलिए। फिर डायोड को पार किया तो माइनस का 0.3, और फिर माइनस का आई आर टू, देन इज इक्वल टू वी बी एंड वी ए माइनस करंट की वैल्यू 0.2, मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, 5 किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कर लिया, 0.3 एंड R2 की वैल्यू भी 5 किलो ओम इज इक्वल टू वी बी। ये हमारा ब्रांच रूल का इक्वेशन बन गया पूरा। आसान कैलकुलेशन है, कैंसिल आउट कर दिया। देन वी ए माइनस 1 माइनस 0.3 माइनस 1 इज इक्वल टू वी बी, देन वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू ये 1 एंड 1, ये -1 -1 2 -2 -2.3 उधर जाएगा तो 2.3 वोल्ट। वी ए माइनस वी बी की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट हो गई है। कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट जाने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जब कैपेसिटर फुली चार्ज हो जाता है तो उसकी उस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाता है। इसलिए करंट ए से इस जंक्शन पे आएगा और इस जंक्शन से नीचे उतर जाएगा। ये कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका होगा, इसलिए इस ब्रांच में कोई करंट हम लोग नहीं डालेंगे। सीधे ए से शुरुआत करेंगे और उसी करंट को हम सीधे R1 से उतारते हुए R2 पर लेकर आएंगे, और हम अपने प्रॉब्लम अपने सोल्यूशन को पॉइंट बी पे हम लोग ख़त्म कर देंगे। इसको रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स है और एक सिंगल डायोड को यहाँ पे लगाया गया है, और यहाँ पर एक कैपेसिटर भी लगा दिया गया है। तो हमें कैपेसिटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है। सिंगल डायोड लगे होने की वजह से ये एक हाफ वेव रेक्टिफायर का काम करेगा।
साथ ही साथ आगे कैपेसिटर लगे होने की वजह से जो आउटपुट आएगा वो फ्लक्चुएट करना बंद करेगा। डायोड के बाद जब आउटपुट आएगा वो फ्लक्चुएट करेगा। मान लीजिए कि ये इनपुट सिग्नल है, मान लो ये वोल्टेज है, इनपुट वोल्टेज, ऑल्टरनेटिंग करेंट, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो इसके बाद जो आउटपुट आएगा दैट विल बी हाफ वेव रेक्टिफाइड एंड फ्लक्चुएटिंग, हाफ वेव रेक्टिफाइड एंड फ्लक्चुएटिंग। ये पीक वोल्टेज है, हाँ ये पीक वोल्टेज है, ठीक है ना। ये पीक वोल्टेज होगा और जब ये कैपेसिटर को क्रॉस करेगा तो इसके फ्लक्चुएशंस काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे और ये अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज आएगा। और ये कांस्टेंट वोल्टेज V नॉट के इक्वल होता है, ये बात पता होनी चाहिए। जब भी कोई हाफ वेव या फुल वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होता है, जब भी हम उसको किसी फ़िल्टर सर्किट में डालते हैं तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन जो कर रहा होता है वो कांस्टेंट हो जाता है और वो कांस्टेंट वोल्टेज पीक वोल्टेज के बराबर होता है। यानी कि हमारा आंसर होगा V नॉट, ठीक है। लेकिन अभी हमें V नॉट की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ये 200 वोल्ट का AC सोर्स है, 200 वोल्ट AC सोर्स है। 200 वोल्ट AC सोर्स मतलब RMS वैल्यू है, नहीं पीक वैल्यू नहीं है, क्योंकि कहा नहीं गया। कहा जाता कि ये पीक वैल्यू तो हम पीक वैल्यू लेते हैं, कुछ कहा नहीं गया तो इसे हम RMS वैल्यू लेंगे। तो ये RMS वैल्यू है और हमें इसकी पीक वैल्यू V नॉट पता करना पड़ेगा। V RMS इज इक्वल टू V पीक वैल्यू बाई √2। ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 200 गिवन है, इज इक्वल टू V नॉट बाई √2। इसलिए पीक वोल्टेज 200 √2 वोल्ट आया और पीक वोल्टेज ही फाइनली हमको मिलेगा। एक बार फिर समझ लीजिए, जब भी हम किसी ऑल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को एक सिंगल डायोड से पास कराते हैं तो ये हाफ वेव रेक्टिफिकेशन का काम करता है। ये एक पल्स है, फिर अगली नहीं है, फिर अगली पल्स है, फिर नहीं है, फिर अगली पल्स है। ये एक DC है, DC मतलब डायरेक्ट करंट वाला वोल्टेज, ठीक है ना। लेकिन ये पल्सेटिंग है, फ्लक्चुएटिंग है और इसके फ्लक्चुएशंस को ख़त्म करने के लिए हमने आगे कैपेसिटर लगा रखा है। कैपेसिटर इसके फ्लक्चुएशंस को ख़त्म करेगा और जो वोल्टेज बनाएगा वो कांस्टेंट वोल्टेज होगा, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट वोल्टेज होगा और वो इन फ्लक्चुएशंस के पीक वोल्टेज के इक्वल होगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो पीक वोल्टेज है ना, ये हमको यहाँ पर मिल रहा है। हालांकि ये बहुत स्टेडी तो नहीं है, ये भी हल्का सा फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन इसके फ्लक्चुएशन बहुत ही कम है क्योंकि हमने अपने फ्लक्चुएटिंग DC को फिल्टर कर दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तैयार करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोबारा देखिए।
ये एक सर्किट है और यहाँ पर एक इनपुट दिया जा रहा है। यहाँ पर ये तो 0 वोल्ट फिक्स कर दिया और यहाँ पे एक इनपुट दिया जा रहा है और ये इनपुट सिग्नल डिजिटल है। -1 वोल्ट, फिर +1 वोल्ट कांस्टेंट, देन -1 वोल्ट। ठीक है, ये एक डिजिटल सिग्नल है जो हम इस टर्मिनल ए को दे रहे हैं। ठीक है, ये 0 वोल्ट पर है, चलो ये भी है, मान लो ये 0 वोल्ट पर है और इसको हम ये सिग्नल दे रहे हैं। तो हमें यहाँ पर आउटपुट कैलकुलेट करना है कि यहाँ पर, हाँ, इस पर आउटपुट सिग्नल किस तरीके का होगा। ठीक है, तो देखिए क्या होगा। मान लीजिए इसको हम x नाम दे दें, इसको हम y नाम दे दें और इसको हम z सिग्नल नाम दे दें। ठीक है ना। तो जब हम यहाँ पर x इम्प्लांट करेंगे, फॉर x मतलब -1 वोल्ट, तो ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा और रिवर्स बायस हो जाने की वजह से आउटपुट जनरेट नहीं हो पाएगा, रिवर्स बायस हो जाने की वजह से। अगली बार जब अगला सिग्नल दिया जाएगा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और फॉरवर्ड बायस हो जाने की वजह से आउटपुट 1 वोल्ट आ जाएगा। क्योंकि फॉरवर्ड बायस में डायोड का रेजिस्टेंस 0 होगा, डायोड का रेजिस्टेंस जब 0 होगा तो इस पर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, तो सारा का सारा वोल्टेज इसको 1 वोल्ट का 1 वोल्ट पूरा पूरा मिल जाएगा। और इसी प्रकार से जब हम Z सिग्नल देंगे तो Z मतलब -1 और -1 जब यहाँ होगा तो ये हो जाएगा P के साथ -1, यानी कि रिवर्स बायस फिर से हो जाएगा। डायोड रिवर्स बायस हो गया और रिवर्स बायस हो जाने की वजह से फिर से कोई आउटपुट नहीं मिल पाएगा। इस तरीके से जब यहाँ X सिग्नल आएगा, दिया गया होगा, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। जब यहाँ पर +1 वोल्ट दिया गया होगा तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। यहाँ पे जब -1 वोल्ट ये वाला सिग्नल जब दिया गया होगा तो ये फिर से रिवर्स बायस हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, ये आउटपुट वोल्टेज का ग्राफ है। X के लिए 0 आएगा, Y के लिए +1 आएगा और सिग्नल Z के लिए आउटपुट फिर से 0 आएगा। ये होगा आउटपुट सिग्नल। ठीक है ना। X के लिए कोई आउटपुट नहीं मिल पाएगा। जब Y सिग्नल यहाँ पर आएगा तो आउटपुट मिलेगा और जब Z सिग्नल ये -1 यहाँ पर आएगा तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा, तो इसलिए फिर से कोई सिग्नल नहीं मिलेगा। यानी कि X और Z दो सिग्नल्स के लिए डायोड रिवर्स बायस हो जाने की वजह से आउटपुट नहीं मिलेगा और Y सिग्नल जब दिया जाएगा तो डायोड हमारा फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, इसलिए हमको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट हमको सिर्फ Y सिग्नल के लिए मिलेगा, ना X के लिए मिलेगा ना Z के लिए। तो X के लिए भी 0, Z के लिए भी 0 और Y के लिए देखिए +1 का सिग्नल यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये एक
ट्रांजिस्टर है जो कॉमन एमिटर मोड में आपको दिखाई पड़ रहा होगा। कलेक्टर पे एक रेजिस्टेंस 3 किलो ओम का है, बेस पर एक रेजिस्टेंस 400 किलो ओम का लगा हुआ है। यहाँ का इनपुट वोल्टेज 10 वोल्ट है, यहाँ का वोल्टेज भी 10 वोल्ट है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B और E के बीच पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ये गिवन है, और C और E के बीच पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है और ये पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 है। तो हमको बेस करंट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। फिर हमको कलेक्टर करंट कैलकुलेट करनी है। बेस करंट और कलेक्टर करंट कैलकुलेट होने के बाद हमको करंट गेन बीटा भी कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो IB को कैलकुलेट करने के लिए हम इस पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट A है, A से लेके यहाँ तक मान लीजिए ये पॉइंट M है, तो हम A से लेके B होते हुए E होते हुए M तक ब्रांच रूल का इस्तेमाल करें। A से B, E से पॉइंट M तक ब्रांच रूल इस्तेमाल करें। VI माइनस IB इंटू R की वैल्यू 400 किलो ओम है। उसके बाद हम लोग डायरेक्टली आ गए VM पर, जो कि 0 है, और ये है 10 IB 4 इंटू 10 टू द पावर 5। सो 10 इज इक्वल टू IB 4 इंटू 10 टू द पावर 5। So IB is equal to 10 by 4 into 10 to the power 5 means 2.5 into 10 to the power minus 5 एम्पियर। इतना इजीली हम लोगों ने बेस करंट को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। एक बार फिर से देखना, हम लोग यहाँ से चलेंगे VI माइनस IR, देख लिया ना, IR, देन सीधे यहाँ पर आ गए। यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है ना, हाँ यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो उसको बिल्कुल छोड़ दिया, नेगलेक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ इज इक्वल टू VM और M का पोटेंशियल 0, अर्थिंग की हुई है ना, इसलिए 0, ये इधर गया, कैलकुलेट हो गया। आराम से इसको देख लो, इतना ज़रूर समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग कलेक्टर करंट निकालने के लिए फिर से इसी रूल का इस्तेमाल करेंगे। इसी रूल का इस्तेमाल मतलब ब्रांच रूल का ही इस्तेमाल दोबारा कर लेंगे। तो हम लोग शुरुआत करेंगे ऊपर वाले पॉइंट M से, फिर C होते हुए, फिर B, फिर E और फिर स्मॉल m। हाँ ऐसे ही नोटेशन कुछ भी दे दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। M के बाद C आ गया, B आ गया, E आ गया, M आ गया। देन VM माइनस IC इंटू R, थ्री किलो ओम को ओम में कन्वर्ट कर लिया। VM से शुरुआत की, फिर IR लिखा, फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस पूरा 0 है यहाँ से लेके पूरा। हाँ जब ये डायरेक्ट ही 0 है तो ये 0 और ये 0 पूरा 0 इज इक्वल टू VM। ये 10 है माइनस IC 3 इंटू 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 0।
So 10 is equal to IC 3 into 10 to the power 3. So IC is equal to 10 upon 3 into 10 to the power 3. Means 3.33 into 10 to the power minus 3 एम्पियर. ठीक है. अब IC और IB दोनों कैलकुलेट हो चुके हैं, तो करंट गेन कैलकुलेट करना चाहते हैं. करंट गेन का फॉर्मूला पता है तुम लोगों को, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. आउटपुट करंट के नाम पर हम कलेक्टर को लेंगे. अरे भाई कॉमन एमीटर है ना, तो एमीटर तो कॉमन हो गया. तो जब एमीटर कॉमन हो गया तो आउटपुट के नाम पे कलेक्टर और इनपुट के नाम पे बेस. क्योंकि नहीं, एमीटर क्यों नहीं, क्योंकि एमीटर कॉमन हो चुका है. ये कॉमन एमीटर एम्पलीफायर का डायग्राम है, कॉमन एमीटर एम्पलीफायर से रिलेटेड डायग्राम है. एमीटर इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन हो चुका है, इसलिए आउटपुट के नाम पे कलेक्टर बोला जाएगा और इनपुट के नाम पे बेस बोला जाएगा. तो कलेक्टर करंट 3.33 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 और ये 2.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. देखिए तो ये सॉल्व हो गया. ये हो गया 333 अपॉन 2.5. $333 अपॉन 2.5 means 133.2. ये आ गया करंट गेन. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक ब्रांच रूल लगाकर IB कैलकुलेट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक ब्रांच रूल लगाकर IC कैलकुलेट किया, और फिर करंट गेन इज इक्वल टू आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट करने पर हमारा रिज़ल्ट सिंपल सा आ गया. ये सारे क्वेश्चन आपके लिए नीट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है. लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को लैग कर सकते हैं. इसलिए थोड़ी सी मेरी बातों पे ध्यान दीजिए और समझने की कोशिश करिए. एक बात ध्यान रखिए, सिंपल सर्किट एनालिसिस या इलेक्ट्रोमैटिक इंडक्शन या ऑल्टरनेटिंग करंट या मॉडर्न फिजिक्स में ये चैप्टर सेमीकंडक्टर, ब्रांच रूल बहुत इंपॉर्टेंट है. ब्रांच रूल ज़रूर पढ़ लीजिए. ब्रांच रूल के अगर आपको ब्रांच रूल आता है तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगी. इतना रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डायोड सर्किट है, 5 वोल्ट की बैटरी, 25 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, डायोड के साथ 125 ओम, एक और डायोड है इसके साथ भी 125 ओम का रेजिस्टेंस, एक और डायोड है इसके साथ 125 ओम रेजिस्टेंस. मेन करंट I1 कैलकुलेट करनी है, इस ब्रांच में करंट I2, यहाँ पर करंट I3 और करंट I4 हमें कैलकुलेट करना है. अब ध्यान से देखो, तो इस सेल की वजह से
ये डायोड तो फॉरवर्ड बायस रहेगा, ये डायोड भी इसी के तरीके से फॉरवर्ड बायस सिचुएशन में होगा, जबकि ये डायोड रिवर्स बायस हो जाएगा। इतना तो समझते हैं ना क्यों रिवर्स बायस हो जाएगा। ये बैटरी का प्लस है और ये इसका N, ये देखिए ना प्लस और N अपोजिट हो गया तो ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस हो गया जबकि ये दोनों फॉरवर्ड बायस रहेंगे। ये रिवर्स बायस हो जाने की वजह से इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो गया। कुछ कहा तो गया नहीं है, इसलिए रिवर्स बायस सिचुएशन में हम रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट लेकर चलते हैं, वही हम लोग लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अच्छा ये फॉरवर्ड बायस हो गया तो इसका रेजिस्टेंस 0 और ये फॉरवर्ड बायस हुआ इसलिए इसका भी रेजिस्टेंस 0 हो गया। ठीक है, तो सिचुएशन ये हुई कुछ। ये रिवर्स बायस हो गया तो यहाँ तो कोई बात ही नहीं, ये ब्रांच, इस ब्रांच में तो कोई करंट अब जाना नहीं है। तो जब इस ब्रांच में कोई करंट जाना नहीं है बीच वाली ब्रांच में, तो बीच वाली ब्रांच को हटा दिया जाए। ये रिवर्स बायस हो गया ना, तो रिवर्स बायस में इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाने की वजह से इस ब्रांच में कोई करंट नहीं जाएगा। कहने का मतलब है कि I1 और I2 और I4 कैलकुलेट करना होगा, जबकि I3 विल बी 0। ठीक है ना, I3 जो यहाँ है ना ये 0 हो गया ना, यहाँ पे ब्रांच टूट गई। चलिए एक बात और भी है, एक बात क्वेश्चन में हमने ध्यान नहीं दी। क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि जो डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे उनके रेजिस्टेंस 25 ओम होंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायोड लगा था दैट विल बी ऑफ 25 ओम, दिस ऑल्सो विल बी 25 ओम। ये बात हमने थोड़ा ध्यान नहीं दिया। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस अगर कुछ ना दिया हो तो 0 मान लेते हैं, लेकिन अगर दिया है तो जो दिया है वही मानना पड़ेगा। इस सवाल में दिया है तो भाई वही मानना पड़ेगा। तो ये इसका रेजिस्टेंस 0 नहीं बल्कि 25 ओम, इसका भी रेजिस्टेंस 0 नहीं बल्कि 25 ओम। तो ये हो गया 150 ओम और ये 150 ओम की ब्रांच हो गई। तो R external is equal to 150 and 150 पैरेलल में। ठीक है भाई, 150 बाई 300 ये आ गया 75 ओम। हाँ 150 और 150 पैरेलल में है तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 करके निकाल लो। वैसे जब 150 और 150 दो पैरेलल में थे तो 150/2 ही कर देते तो भी अच्छा था, पर चलिए हमने ये ऐसे लगा दिया। अब मेन करंट I1 इज इक्वल टू
EMF अपॉन R एक्सटर्नल प्लस R इंटरनल। ठीक है भाई, तो ये 5 वोल्ट और ये 75 अभी अभी कैलकुलेट किया, और ये 25। ठीक है, मीन्स 5/100 मीन्स 0.05 एम्पियर। ठीक है, और अब ये मेन करंट दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, क्योंकि ये ब्रांच भी 150 ओम और ये ब्रांच भी 150 ओम की है, इसलिए ये मेन करंट दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगी। कहने का मतलब है कि I2 इज इक्वल टू I4 विच विल बी इक्वल टू I1/2। मीन्स 0.05/2 means 0.025 एम्पियर ईच। I1 दो बराबर भागों में डिवाइड होगा, I1 का हाफ I2 हो जाएगा और बचा हुआ हाफ I4 हो जाएगा। वही लिखा हुआ I2 इज इक्वल टू I4 इज इक्वल टू मेन करंट बाई 2 मीन्स 0.05/2 मीन्स 0.025। ओके, क्वेश्चंस को समझिए, ऐसे क्वेश्चंस हैं, आसान क्वेश्चंस हैं, लेकिन तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट है। इसको रिवाइज करो, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक जेनर डायोड का सर्किट है, ये जेनर डायोड लगा हुआ है, ये इसके साथ का रेजिस्टेंस है जिसे सीरीज रेजिस्टेंस कहते हैं। जेनर डायोड पर 1 वाट की पावर कंजम्पशन हो रही है, ऐसा सवाल में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है। और जेनर डायोड पर जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो हो रहा है 5 वोल्ट। ये फिक्स कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। इनपुट रेजिस्टेंस इनपुट वोल्टेज फ्लक्चुएटिंग है। जेनर डायोड का यही काम है, फ्लक्चुएटिंग इनपुट वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज में कन्वर्ट करना, यही जेनर डायोड का काम है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जेनर डायोड इज यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, वोल्टेज स्टेबलाइजर, क्योंकि ये फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज में बदलने का काम करता है। जो इनपुट फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है वो मिनिमम 3 से लेके मैक्सिमम 7 वोल्ट तक फ्लक्चुएट करता है। कम से कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 तक जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। यानी कि 3 से नीचे नहीं जाता और 7 से ऊपर नहीं जाता। इस दौरान जेनर डायोड 1 वाट की पावर कंज्यूम कर रहा है, कांस्टेंट पावर कंज्यूम कर रहा है और कांस्टेंट वोल्टेज भी अपने ऊपर ड्रॉप करवा रहा है। तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम पहले तो करंट कैलकुलेट कर लें। करंट कैलकुलेट कर लें, क्योंकि यहाँ के आगे कोई ब्रांच नहीं है, इसलिए जो करंट यहाँ पर होगा वही करंट यहाँ नीचे उतरकर यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है,
तो जीना डायोड पर अगर हम P इज इक्वल टू वी आई का यूज़ कर लें, तो 1 इज इक्वल टू 5 I, then I is equal to 1 by 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद हम ये देखें कि इस रेजिस्टेंस को कितना वोल्टेज मिलेगा। तो टोटल इनपुट वोल्टेज V जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ये जो मैक्सिमम V है, मैक्सिमम V से इसे सॉल्व करेंगे। जो मैक्सिमम जो V है उसका एक पार्ट इसको मिलेगा, एक पार्ट इसको मिलेगा, क्योंकि सर्किट में 2 एलिमेंट के अलावा और कुछ है नहीं और ये दोनों सीरीज़ में है, इसलिए ये जो V होगा 7 वोल्ट का वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। इससे V1 मिल गया, इसको V2 मिल गया। ये 7 V1 और V2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। हेंस V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। V1 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। नाउ जब हमको ये वोल्टेज पता है, ये वोल्टेज पता है और ये करंट पता है, तो V इज इक्वल टू आई आर की हेल्प से ये 2 इज इक्वल टू 1 by 5 R। सो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम। तो ये क्वेश्चन जीना डायोड का एक आसान क्वेश्चन था। जीना डायोड के वो क्वेश्चन और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं जिसमें इसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा होता है या इसके पैरेलल में कोई और एलिमेंट लगा होता है, तब क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये क्वेश्चन उन क्वेश्चंस की तुलना में आसान है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या था कि सिंपली एक फ्लक्चुएटिंग इनपुट था, 3 to 7 वोल्ट का ये फ्लक्चुएटिंग इनपुट था और ये इनपुट वोल्टेज सिर्फ 2 चीज़ों में डिवाइड हो रहा था, एक रेजिस्टेंस R पर और दूसरा जीनर पर। आसान बात ये भी थी कि जीनर पर पावर और जीनर पर वोल्टेज जो कि कांस्टेंट होता है वो हमको दिया हुआ था। इस वजह से हमने जीनर पर करंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया और जो करंट जीनर पर होगा वही करंट यहाँ पर होगा, क्योंकि ये और ये सीरीज़ में है। तो करंट कैलकुलेट हो गया। करंट कैलकुलेट होने के बाद V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, 7 इज इक्वल टू V1 प्लस 5। V1 की वैल्यू 2 आ गई और जब V1 कैलकुलेट हो गया और हमें I पता है तो हमने इस R को निकाल लिया बाय द फार्मूला V इज इक्वल टू IR। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको रिवाइज करिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक थ्योरी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लॉजिकल है, कॉन्सेप्चुअल टाइप का थोड़ा सा है कि ये चारों एलिमेंट जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पर,
SN कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे के सारे इस ग्रुप में होते हैं। ये सब इसी ग्रुप में, एक ही ग्रुप में होते हैं। पर ये कंडक्टर क्यों हैं, ये इंसुलेटर क्यों हैं, और ये दोनों सेमीकंडक्टर क्यों हैं? एक्चुअली कंडक्टर होना, इंसुलेटर होना या सेमीकंडक्टर होना, ये सब कंडक्टिविटी लेवल पे डिपेंड करता है। कोई अपने ऊपर इजीली करंट को फ्लो होने देता है तो कंडक्टर है, कोई अपने ऊपर से करंट को फ्लो नहीं होने देता तो इंसुलेटर है, और कोई मीडियम बिहेवियर शो करता है करंट को लेकर तो वो सेमीकंडक्टर है। तो किसी चीज़ का कंडक्टर होना, इंसुलेटर होना या सेमीकंडक्टर होना, यानी कि कंडक्टिविटी लेवल जो है वो डिपेंड करता है फॉरबिडन एनर्जी गैप पर। यानी कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच जो एनर्जी गैप है, जिसको हम लोग डेल्टा Eg या कभी कभी हम लोग इसको Eg भी कहते हैं। हाँ, ये दोनों बातें सही हैं, डेल्टा Eg कहना चाहिए, लेकिन इसको अक्सर बुक्स में Eg भी बोला जाता है। इसे कहते हैं फॉरबिडन बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप। जिसके लिए ये बहुत कम होगा वो कंडक्टर होंगे, जिसके लिए बहुत ज़्यादा होगा वो इंसुलेटर होंगे, और जिसके लिए ये वैल्यू मीडियम होगी वो सेमीकंडक्टर होंगे। ठीक है, अब इसके लिए ये जो बैंड गैप होता है वो बहुत कम, जिसको हम लोग 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का बोलते हैं, इसके लिए ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा 5.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए 1.1 बैंड गैप की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम के लिए 0। फॉरबिडन एनर्जी गैप डेल्टा Eg इज इक्वल टू 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इन वैल्यूज़ को देखकर आप समझ सकते हैं या हम लोग समझ सकते हैं कि ये कंडक्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। ये इंसुलेटर होना चाहिए क्योंकि ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा माना जाता है। इतने बैंड गैप होने पर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कितने भी हाई टेम्परेचर होने के बावजूद भी कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाते। कोशिश तो करते हैं, जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। और जब ये चीज़ें हम पढ़ाते हैं तो फिर यहीं पे बताते हैं कि फर्मी लेवल क्या होता है ना। तो ये सब बातें तो खैर थ्योरी की बातें जब पढ़ाते हैं तब बताते ही हैं, लेकिन अभी तो हम सिर्फ एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि आखिरकार इसका बैंड गैप बहुत कम होने की वजह से ये कंडक्टर है, इसका बैंड गैप, कार्बन का बैंड गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये इंसुलेटर की कैटेगरी में रखा गया है। सिलिकॉन का बैंड गैप और जर्मेनियम का बैंड गैप ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, और इसीलिए इनको सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में रखा गया है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, समझ ही गए होंगे आप लोग। थ्योरी तो वैसे भी आप लोग थोड़ा जल्दी ही समझते हैं, है ना। तो आसान बात थी, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसको तैयार कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन बताते हैं। एक और थ्योरी का क्वेश्चन है जो डिस्कस करना चाहिए मेरे हिसाब से, कि एक बड़ी कॉमन सी बात पूछी जाती है या हम लोग बात भी करते हैं आपस में कि जर्मेनियम या सिलिकॉन से जब हम, हाँ ये प्योर सेमीकंडक्टर हैं, जर्मेनियम या सिलिकॉन से जब हम कोई एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जैसे एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाना चाहते हैं, तो जो हम मिक्सिंग करते हैं, जो एलिमेंट हम मिलाते हैं, जो एलिमेंट हम मिलाते हैं मतलब जिनको हम डोप करते हैं, वो इस या इस ग्रुप के ही क्यों होते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन इसका आंसर समझना पड़ेगा। एक्चुअली डोपिंग कुछ रूल है।
पहली बात तो मैक्सिमम केसेस में जो डोपिंग रेशियो होता है वो काफ़ी लो रखा जाता है, जैसे 1 पार्ट पर मिलियन, यानी कि 1 मिलियन होस्ट में 1 मिलियन जर्मेनियम में हम सिर्फ 1 एटम डोप्ड का मिलाते हैं। तो वही मैं कह रहा था कि डोपिंग के कुछ रूल हैं। पहली बात तो डोपिंग का रेशियो बहुत ही लो होना चाहिए। दूसरी बात, एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कि जो डोपिंग एलिमेंट होना चाहिए उसका साइज़ इनके साइज़ के ऑर्डर का होना चाहिए, और इन दो ग्रुप्स के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइज़ इनके साइज़ से काफ़ी हद तक मैच करता है। इसलिए इन दोनों में डोपिंग करने के लिए हम यहाँ इस ग्रुप और इस ग्रुप के एलिमेंट का प्रयोग ज़्यादातर केसेस में करते हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे रोक लिया जाए। इतना आप लोग पढ़िए, रिवाइज़ करिए। इसके बाद हम लोग कल अपने अगले सेमीकंडक्टर पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। ये जो आज का सेशन था वो सेमी कंडक्टर पार्ट 1। आज का जो सेशन था वो था सेमीकंडक्टर पार्ट 1 का। आप लोग जिस भी ग्रुप में हैं उस ग्रुप में जाइए, सेमीकंडक्टर पार्ट 1 के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और ये जो भी सोल्यूशन थे वो भी सेमीकंडक्टर पार्ट 1 के थे। इस प्रकार से आप लोग ग्रुप में जाके ये देख लिया करिए कि सेमीकंडक्टर पार्ट 1 के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, वो क्वेश्चन वहाँ से देख लीजिए और सोल्यूशन यहाँ पे आपको बता देते हैं। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल सेमीकंडक्टर पार्ट 2 को हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ दूसरे क्वेश्चन वगैरह बताएंगे। ठीक है, ओके। आज का जो छोटा सा सेशन था वो सेमीकंडक्टर पार्ट 1 का था। तो आप जिस भी ग्रुप में हैं वहाँ पे जाके सेमीकंडक्टर पार्ट 1 के क्वेश्चंस आप लोग वहाँ से देख लीजिए। हाँ, मतलब ग्रुप में आप जाइए, ग्रुप में जाके सेमीकंडक्टर पार्ट 1 के क्वेश्चन पड़े हुए हैं और ये सारे सोल्यूशन तो हमने यहाँ पे बता ही दिए आप लोगों को। आप जिस भी ग्रुप में हैं बस आपको ये करना है कि यहाँ तो हम जब क्वेश्चन बताते हैं तो बता ही देते हैं कि आज जो सेशन डिस्कस हो रहा है वो सेमीकंडक्टर पार्ट 1 है कि पार्ट 2 है कि पार्ट 3 है। तो आपको जो सेशन देखना है वो आप पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जैसे कल था डी ब्रॉगली पार्ट 1, उसके पहले था फोटो इलेक्ट्रिक पार्ट 1, पार्ट 2, ठीक है ना। तो आज जो सेशन था वो सेमीकंडक्टर पार्ट 1 का था। इसके क्वेश्चन जो अभी हमने बताए हैं इनके क्वेश्चन हमको सेमीकंडक्टर पार्ट 1 के नाम से मिलेंगे। ठीक है, ओके। अब कल सेमीकंडक्टर पार्ट 2 डिस्कस करेंगे।